बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम देख रहे हैं शहर कराची के अंदर जहां कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाहाली का शिकार है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कराची के अंदर कानून तो बनाए जाते हैं बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन हम ये देखते हैं कि शहर कराची के अंदर आजकल ये जो डंपर माफिया है ये कराची के शहरियों के लिए जान का ख़तरा बनी हुई है। हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर 2 से 3 एक्सीडेंट्स हम देखने में आ रहे हैं, जिसमें कराची के शहरी जो हैं वो डंपर्स की जद में आके अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि कानून तो बना हुआ है यहाँ पे। जब हमारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है इन डंपर्स को जो है वो अलाउ किया गया है कि वो शहर के अंदर ट्रैवल करें। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि ये डंपर माफिया जो है सारा दिन कराची की सड़कों के ऊपर धंधनाते हुए नज़र आते हैं। जब हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि हम जब पीपल्स पार्टी से इस हवाले से बात करते हैं तो उनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि कराची के अंदर रीसेंट दिनों के अंदर जो है इन हादसात के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आया। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताएं अपने व्यूअर्स को कि कराची के अंदर तकरीबन 40 दिनों के अंदर जो हमने डाटा निकाला है उसके अंदर 104 से ज़ायद लोग जो हैं वो डंपर्स की जद में आके उन्होंने अपनी जान गंवाई। जब हमारी इफेक्टिव फैमिली से बात होती है तो उनका ये कहना है कि जब घरों से उनके जो लोग हैं कामों के लिए निकलते हैं या अपनी जॉब्स के लिए या कारोबार के लिए तो भी उनकी लाइफ सिक्योर नज़र नहीं आती है। लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि हैवी ट्रैफिक को रात 11 बजे से पहले जो है शहर के अंदर ना छोड़ा जाए। और जब हमारी डंपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो डंपर एसोसिएशन है वो कराची शहर की फाइनेंशियल जो हब है कराची शहर उसके अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात कर ली जाए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की या वाटर टैंकर्स की बात कर ली जाए तो उनका ये कहना है कि ये जो कंस्ट्रक्शंस के लिए जो इस्तेमाल होने वाले डंपर्स हैं इनको कम से कम गवर्नमेंट जो है वो सारा दिन अलाउ करे ताकि जो कंस्ट्रक्शन का काम पूरे शहर के अंदर चलता है वो डिस्टर्ब ना हो सके। लेकिन दूसरी जानिब कराची के शहरी जो हैं वो शदीद गुस्से का शिकार नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर अब भी होश के नाखून नहीं लेती तो लोग अपनी मदद आपके तहत जो है इन डंपर्स माफिया को जो है शहर से दिन के औकात में बाहर निकालेंगे। आइए चलते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इस मसले के ऊपर कोई हल निकाला जा रहा है। आइए चलते हैं। इस शहर ने बहुत लाशें उठा ली हैं। मुनम साहब, हम ये देख रहे हैं कि कराची में कमिंग डेज़ के अंदर बहुत से जो डंपर से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने डाटा निकाला था तो हमें पता चला है कि गुज़श्ता 40 दिनों के अंदर 104 शहरी जो हैं कराची के वो डंपर की जद में आके अपनी जानों से हाथ खो बैठे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत जो है इस तमाम तर मामलात को लेके सिंसियर नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध हुकूमत किसी तौर सिंसियर नहीं है। अगर वो सिंसियर होती तो आज ना कराची की सड़कों की हालत होती, ना कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता और ना ही इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे होते। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए ना कि नॉर्दर्न बाईपास जिसे M10 भी कहते हैं ये NHA के तहत आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत, और ये बनाया इसलिए गया था कि शहर का हैवी ट्रैफिक जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है, जो माड़ीपोर ट्रक अड्डे से निकलता है, वो बाईपास करके नॉर्दर्न बाईपास से M10 M9 को ज्वाइन करेगा, हाईवे को ज्वाइन करेगा। मेरा सवाल ये है कि ये सारी पार्टियां MQM, पीपल्स पार्टी, नून, ये सब वफाक का हिस्सा है ना। वफाकी सदर भी आपका, सेनेट चेयरमैन भी आपका, उनका वज़ीर आज़म, इनके वज़रा तो सब मौजूद हैं, लेकिन नॉर्दर्न बाईपास को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर ये संजीदा होते तो नॉर्दर्न बाईपास तो बना हुआ है। वहाँ मसला क्या है? वहाँ डंपर वालों को या ट्रॉलर वालों को सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी प्रोवाइड किसको करना है? हुकूमत को करना है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि जितने वाटर टैंकर शहर में चल रहे हैं, ये सारे हादसात हो रहे हैं, ये 104 जो हादसात हुए हैं ये टोटल हादसात हैं, जिनमें वाटर टैंकर भी शामिल है,
जिसमें ट्रॉलर भी शामिल है, जिसमें डंपर भी है, जिसमें गाड़ी की टक्कर से भी है, जिसमें पैदल चलने वाला भी है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि वाटर टैंकर 24 घंटे शहर में चलते रहेंगे। अभी महीने के शुरू में, बिल्कुल जनवरी के शुरू में एक वाक़या हुआ शहीद मिल्लत पर, 2 लोग की डेथ हो गई। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, गिरे, पीछे से आके टैंकर ने, वाटर टैंकर ने जो है उनको कुचल दिया। अब ये 24 घंटे इसलिए चलेंगे कि शहर के लोगों को आप पानी नहीं देते। अगर शहर के लोगों को आप पानी दे रहे हो, घर में पानी आ रहा हो, तो लोग क्या ज़रूरत है कि लोग वाटर टैंकर मंगवाएं। हम तो कहते हैं कि औरंगी हो, कुरंगी हो, लांडी हो, डिफेंस हो, लियारी हो, हर जगह पानी मिलना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है फिर पानी भी ना दे? तो अगर आप पानी की फैसिलिटी शहरियों को दे दें, आप नॉर्दर्न बाईपास जो है वो उसको ऑपरेट कर दें, दिन के औकात में भी, रात के औकात में भी ऑपरेट करें, वहाँ मुनासिब लाइट का इंतज़ाम हो, ताकि जो डंपर वाले हैं या ट्रॉलर वाले हैं या जो भी हैं वो कम से कम बच तो सकें ना। सिक्योरिटी का मसला होता है उनके साथ। इसी तरह जो आप मलिर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, जो इनकम्प्लीट है, जिसे आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा, इस एक्सप्रेस वे को जहां आप DHA से DHA को मिला रहे हैं, वहीं ये होना चाहिए कि इस बार हैवी ट्रैफिक जो लांडी कुरंगी का ट्रैफिक है वो वहाँ जाए, ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके शहर में। साथ साथ अगर सड़कें तामीर होंगी, सड़कों का पैच वर्क होगा, ख़ासतौर पे अब रमज़ान आ रहे हैं, 20 दिन रह गए हैं, सड़कों का पैच वर्क होगा तो उसके नतीजे में कम से कम शहरियों को रिलीफ मिलेगा ना। अभी भी देखें 6 महीने बारिशों को गुजर गए हैं। लियाकताबाद की सड़क, इधर आप चले जाएँ समामा, गुलिस्तान जौहर, फिर रेड लाइन के नाम पर जो शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसके नतीजे में होता क्या है? शहर की टोटल जो ट्रांसपोर्ट है 65% वो है कि जो बिलो एवरेज या आप कह सकते हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, 65% वो मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रही है। अब ये खड्डे आते हैं, लोग गिरते हैं, डंपर आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, ये आते हैं टैंकर और कुचल देते हैं उनको। तो भाई ये तो ना करें ना आप शहरियों के साथ। जमात इस्लामी का वाज़ेह मुतालबा है, हम ये बात कहते हैं कि जो लोग पिछले दिनों में इन हादसात का शिकार हुए हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हर उस फर्द को कि जो शिकार हुआ है उसकी फ़ैमिली की सपोर्ट करे। कम से कम 1 करोड़ रुपए उनको दिए जाएं। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि नॉर्दर्न बाईपास को एक्टिवेट किया जाए, फ़ाल किया जाए, वहाँ से ट्रैफिक गुजरे, शहर के वस्त से ना गुजरे, शार पाकिस्तान से, लियाकताबाद और नाज़ाबाद से ना गुजरे। इसी तरह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि फ़ौरी तौर पर मलिर एक्सप्रेस वे बनाया जाए और इसको हैवी ट्रैफिक भी इस पर चलना चाहिए। इसी के साथ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जितने आपके रूल्स रेगुलेशन हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक हों, हैवी ट्रैफिक से मुताल्लिक हों या दीगर ट्रैफिक से मुताल्लिक हों, उनको भी रोड सेफ्टी के, जिसे हम रोड सेफ्टी कहते हैं, उनको जो है वो इसी तरह व्हीकल्स के हवाले से मोटर व्हीकल के ऑर्डिनेंस मौजूद है, लॉज मौजूद हैं, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और इम्प्लीमेंट कराना पीपल्स पार्टी की 17 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराए, पुलिस के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराए, इंतज़ामिया के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराए, ताकि उसके नतीजे के अंदर कराची के रहने वाले लोगों को रिलीफ मिल सके। सही। मुनम साहब ये भी बताएं, हमने कल ये देखा कि शहर के अंदर जो है कुछ इंसिडेंट पेश आए जहाँ पे हमने देखा कुछ ट्रॉलर्स को भी आग लगाई गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि डंपर एसोसिएशन की जानिब से जो है शहर के एंटर होने और एग्ज़िट होने वाले रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या इसमें भी आपको हुकूमत की नाकामी नज़र आती है? देखिए, जलाओ गिराओ मसले का हल नहीं है और इस शहर ने बहुत लाशें उठा ली हैं। हज़ारों नौजवान इस शहर में इसी तरह की चीज़ों की नज़र हो गए हैं। लिहाजा ये हल नहीं है। हल ये है कि हुकूमत अपना किरदार अदा करे। हल ये है कि हुकूमत लोगों को रिलीफ दे। हल ये है कि मोटर व्हीकल जो ऑर्डिनेंस है उस पर अमल किया जाए। हल ये है कि रोड सेफ्टी जो आपके पास सारे कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल दरामद करवाया जाए, और वो आप इन पर अमल दरामद कराएंगे, आपके वैसे ही मसले इंशाअल्लाह ताला इसके नतीजे के अंदर ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम हल होंगे। और उसके साथ साथ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है ये भी एक बड़ी वजह है। जगह जगह खड्डे हैं, मोटरसाइकिल सवार गिरते हैं। मोटरसाइकिल सवार आप चले जाएँ, न्यूरो वालों के पास चले जाएँ, आप ऑर्थोपेडिक वालों के पास चले जाएँ, जिस तरह के मरीज़ वहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी हड्डियाँ हिल गई हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियों के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ गई है लोगों की। उसकी वजह ये है कि शहर आप देखें, ये शहर चलने फिरने का शहर नहीं रहा, और इसकी सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की बरसर इक़्तिदार हुकूमत पर आयद होती है। सही। तो ये डंपर एसोसिएशन वाले बदमाशी पे उतर आए हैं। वो कहते हैं हम कराची के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट बंद कर देंगे अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात नहीं माने। तो क्या ये उनके जो मुतालबात है, आप समझते हैं कि ये वो राइट साइड पे खड़े हुए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने 11 बजे से लेकर 6 बजे तक उनको इस बात का इजाज़त दी है कि वो अपने डंपर लेकर आएँ, और डंपर उन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता हो जो मोटर व्हीकल के हैं। तो मेरा ख्याल है उनको 11 से 6 बजे अपने डंपर लाना चाहिए। बसूरत दीगर
ना मसला पहले हल हुआ है बदमाशी से शहर का। जिन लोगों ने बदमाशी करके देखी उन्होंने भी देख लिया कि शहर के मसाइल बदमाशी से हल नहीं हो सकते। ना जलाओ घराव से ये मसले हल हो सकते हैं, ना किसी को धमकाने से हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो। धमकाने से ये मसाइल हल नहीं हो सकते। मसाइल हल हो सकते हैं पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए हो सकते हैं, पुरअमन मज़ाहमत के ज़रिए हो सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जमात इस्लामी कर रही है। इंसानी जान की कीमत जो है वो कुछ नहीं है। रफ़ी साहब ये बताइए, हम देख रहे हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कराची में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कराची का जो तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है 3 टेन्योर उनके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कराची का जो मेन मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता 40 दिनों के अंदर तकरीबन 104 जो कराची के शहरी हैं वो इस डंपर माफिया की जद में आके, एक्सीडेंट्स की जद में आके अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या हुकूमत आपको इस मामले के अंदर सिंसियर नज़र आती है इस इशू को रिजॉल्व करने में? बहुत शुक्रिया आपका भाई। मुझे तो बिल्कुल भी, मैं समझता हूँ हुकूमत के इल्म में नहीं है ये। हुकूमत के इल्म में लाने की कोशिश की थी तो उसका नतीजा ये निकला कि आफाक भाई की गिरफ्तारी हो गई। तो हुकूमत ना तो ये सुनना चाहती है, ना ही उसके इल्म में सारी बातें हैं। तो मुझे तो उनकी कोई सिंसियरिटी इस तरफ नज़र नहीं। सिंसियरिटी तो जब होगी जब उनके इल्म में होगा और कराची से उन्हें कोई गर्ज होगी, उनका अपना कोई इफेक्टेड होगा, तो उसके बाद उनके कान पे जू रहेंगी। अदरवाइज़ तो यहाँ तो आपको पता ही है कि रिश्वत देकर के सारे काम हो रहे हैं, सब डंपर्स चल रहे हैं, किसी के लाइसेंस नहीं है, किसी की फ़िटनेस नहीं है। मगर हुकूमत की सिंसियरिटी तो ऑफ कोर्स नहीं है। सही। ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि जो डंपर ड्राइवर हजरात हैं इनके पास मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल। और फिर दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि जब हमारी कराची के शहरियों से बात होती है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो लोग हैं, स्पेशली अगर हम बात कर लें ट्रैफिक पुलिस की, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि कराची के अंदर जो टाइमिंग्स रखी गई हैं वो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक की जो है वो टाइमिंग्स रखी गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन टाइमिंग्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी आप आए, आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। गली कूचों में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक है, टैंकर्स हैं, डंपर्स हैं, और बड़े ट्रॉलर्स भी इवन चल रहे होते हैं। आप पैसे दें, अपना काम करवा लें। तो यहाँ पे ना तो इस किसी किस्म का ये मामला है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं जाके ट्रक को रोक के पूछूँ या आप जाके रोक के पूछें कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो आपको सरकार के काम में मदाखलत समझा जाएगा और आपके ऊपर FIR हो जाएगी कि आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। तो कानून पे कितना अमल कर रहा है ये पता है। कोई आदमी अपने बच्चों की जान के लिए किसी से पूछ ले तो उसके ऊपर FIR हो जाएगी कि कानून को आपने अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा, दूसरी जानिब आप ये भी बताएं कि जो शहरी डंपर्स की जद में आके अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल भी कंडोनेंस के लिए या किसी फाइनेंशियल हेल्प के लिए उन फैमिलीज़ के पास नहीं जाता है। तो क्या समझते हैं कि आप कराची के शहरी इन तमाम तर मामलात के अंदर ख़ुद इंगेज होकर इनका मसले का हल निकालेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हमेशा से होता है, अपनों का दर्द अपने के पास होता है। और जो हुकूमत यहाँ पे है या जो भी एजेंसियाँ भी जो हैं, जितने भी इदारे हैं, इवन कोई भी इदारा, कोई भी एजेंसी, कुछ भी है, उनका यहाँ पे स्टैक नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है। वरना यहाँ पे अगर किसी एजेंसी वाले की किसी भाई का दोस्त का मोबाइल छिन जाए ना भाई, तो पता नहीं कितने लोग उठ जाते हैं और उठ करके मोबाइल भी रिकवर हो जाता है। और कराची वाले की किसी की जान, इससे बालातर के वो पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, कराची वाला है और किसी का रिश्तेदार नहीं है, तो फिर तो उसकी जान की भी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको वाक़या बताऊं कि ईरान में कुछ लोग, आपको पता है कि शहीद हो गए थे, तो सिंध गवर्नमेंट ने उन लोगों को 25 लाख रुपए फ़ी कस दिए। शहादत कहाँ हुई है? ईरान में। और पैसे दिए गए हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर। और कराची में शहादतें हो रही हैं और लोग मर रहे हैं, उनको कोई पूछने भी नहीं जाता। इवन कि उनकी FIR कटाने जाओ भी तो कोई FIR नहीं काटता उनकी। तो वो तो बिल्कुल लावारिस हैं। तो डेफिनेटली अपना ही आदमी आवाज़ उठाएगा, मैं और आप ही आवाज़ उठाएंगे उनकी। अच्छा, ये भी बताएं, दूसरी जानिब हमने देखा कि ये जो आपके चेयरमैन हैं आफाक साहब, उन्होंने एक वेकअप कॉल दी थी सिंध हुकूमत को कि इस मामले में कोई स्ट्रेटजी बनाई जाए, कोई SOPs बनाई जाएं ताकि इस इशू को जो है रिज़ॉल्व किया जा सके। तो हमने देखा कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कल मैं एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पे एक साहब आए हुए थे, तो फरमा रहे थे कि हमें बताया नहीं। आफाक साहब तो समझदार आदमी, हमसे बात करते। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया बिल आखिर। पहले भी कई दफ़ा कहा, फिर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे में सिंध हुकूमत का कोई आदमी आकर के बात करेगा। तो सब मीडिया था, हर सोशल मीडिया पे आया। आप समझते हैं कि किसी तक वो पैगाम नहीं पहुंचा होगा? टैंकर माफिया तक नहीं पहुंचा होगा? उनके लोग आकर के यकीन दहानी करवा देते, सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है।
सिंध गवर्नमेंट बोलती है कि हम ये वाले मेजर्स कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया और आखिर में आकर के बोल रहे हैं कि हमें बताया कुछ नहीं है। तो ये तो एक इंतहाई बेहुदा निज़ाम और बेहुदा लोगों के हाथ में निज़ाम। इंसानी जान की कीमत जो है वो कुछ नहीं है और एक लोहे के ट्रक, लोहे के पिंजरे की कीमत इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा है। तो कोई हुकूमती नुमाइंदा ना आया ना कुछ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आखिर में यही रह जाता है ना कि भाई हम तो सबके सामने ये बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख ले और समझ ले। तो अंधा बहरा गूंगा भी देख समझ लेगा, उसको कोई इशारों में समझा देगा कि भाई ये आदमी ये बात कर रहा है, तो उनकी कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। जब हमारी डंपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि ये जो बाइक वाले हजरात हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनके भी लाइसेंसेस चेक किए जाएं, क्या इनके पास लाइसेंसेस हैं। और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो गलती देखी जाती है ऑन रोड वो देखी जाती है ये जो बाइक वाले जो बग़ैर किसी लेन के, बग़ैर हेलमेट के या बग़ैर एसओपीज़ को फॉलो करते हुए बाइक चलाते हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या ये उनका आर्ग्यूमेंट समझ में आता है आपको? देखें, पहली बात तो ये जो लॉ बना है, लॉ का एक बहुत बड़ा ड्रामा पाकिस्तान में होता है ना कि ये लॉ है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे जजेस भी कहते हैं कि हम लॉ के तहत चलेंगे, पुलिस भी कहती है हम लॉ के तहत चलेंगे। तो भाई पहले जो लॉ बना हुआ है पहले उस पर तो अमल कर लें वो लोग। उनको तो लॉ की बात कर रहे हैं ना। लॉ के बाद हम बात करते हैं कि उनके लाइसेंस चेक किए जाएँ। आप बिल्कुल कराची के लोगों के लाइसेंस चेक करें। कराची के लोगों के, आपको ट्रैफिक पुलिस का अंदाज़ा है कि रोड पर कितनी खड़ी हुई है। अब वो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, इसका कोई आपके पास जवाब है? वो किस चीज़ की तनख्वाह लेती है? वो तो सुबह से रात तक हर चौराहे पे खड़ी हुई है, लोगों को रोक के खड़ी हुई है। अगर लाइसेंस नहीं है तो वो उनको कैसे अलाउ करती है? इसका कल्प्रेट कौन है? और मोटरसाइकिल वाले कितने हादसे करते हैं? मोटरसाइकिल वालों की वजह से कितने लोगों की जान जाती है? मोटरसाइकिल वाले कितने लोगों के लिए तकलीफ दें हैं? एक डंपर तो अगर बेकाबू हो जाए तो 7-7, 8-8 गाड़ियाँ कई जाने चली जाती हैं। तो एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा क्या कर लेगा? उसका भी लाइसेंस चेक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन नहीं कर रहा है? ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं दुनिया भर के अंदर हैवी ट्रैफिक के लिए जो है डिफरेंट फ्रीवेज बनाए जाते हैं, हाईवेज़ बनाए जाते हैं जिनके ऊपर जो है ये हैवी ट्रैफिक जो है वो फ़्लो करता है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हम ये देखते हैं, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो कराची में ना तो कोई प्रॉपर स्ट्रीट्स बनी हुई है, ना कोई हाईवेज़ बने हुए हैं इस हैवी ट्रैफिक के लिए। तो क्या समझते हैं अगर नहीं बनेंगे तो इस तरह के वाक़यात तो होते रहेंगे? नहीं, अपनी तस्वीर फरमा लें। पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान से बाहर एक इलाका है जिसको कराची कहते हैं। तो लाहौर में आपको रिंग रोड मिलेगा, इस्लामाबाद में आपको रिंग रोड मिलेगा, बाला ट्रैफिक निकल जाती है, इवन मुल्तान गुजरावाला में आपको मिलेगा। लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान में आते हैं और ये पाकिस्तान से शहर बाहर बसता है तो यहाँ आपको सूरत हाल नहीं मिलेगी। और एक बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े मेयर गुजरे थे, उन्होंने क्लेम किया था लियारी एक्सप्रेस वे हमने बनाया है। वो लियारी एक्सप्रेस वे इसी मकसद के लिए बनाया था कि नॉर्दर्न एरिया पे ट्रैफिक निकलेगा और साइड सुपर हाईवे पे जाके मिल जाएगा जो शेरशाह से या आपका साइड एरिया से ट्रैफिक चढ़ेगा पोर्ट से। बदकिस्मती ये हुई या खुशकिस्मती कहें कि उसमें उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो इस काबिल ही नहीं था। इतना बड़ा स्कैंडल है वो अपने वक्त का कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो हैवी ट्रैफिक को सस्टेन कर सके और वो फेलियर हो गया। तो उसमें आखिर में कारें चला दी उसके ऊपर। तो एक वो था प्रोजेक्ट, वो फेल हो गया। अब आप और मज़े की बात देखें, मतलब ये बात आप समझें कि इस टाइम हमारी, तो अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल, सुरजानी, न्यू कराची, इवन डिफेंस क्लिफ्टन, यहाँ पे पीने का पानी मैसर नहीं है। यहाँ पे जो पानी की लाइनें डली थी वो एक्सपायर हुए हुए 70 साल, मतलब 70 साल पहले लाइन डली थी, एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई है। उस पर काम करने के बजाय आप एक हाईवे बना रहे हैं जो DHA से कनेक्ट कर रहा है मलीर को, और पीपल्स पार्टी इसको अपना बहुत बड़ा कारनामा समझ रही है। ये किसके लिए है? गरीब आदमी को उसका क्या फ़ायदा है? पानी पीने का नहीं है, आप ट्रैफिक बना रहे हो, कोई बड़ी ट्रैफिक के लिए रोड नहीं है और आप ये अपनी आबादियां बेचने के लिए इस तरह के रोड बना रहे हो। आपका कोई बात किसी मंतक का सर पैर है? रिंग रोड आप बना नहीं रहे हो, आप वो चीज़ें बना रहे हो जिसके ऊपर फिर वही होगा कि वहाँ पे चूँकि DHA आबाद करना है, वहाँ पे बहरिया टाउन आबाद करना है, तो उसको कनेक्ट करना है डिफेंस के साथ कि बंदा वहाँ पे 40-45 मिनट में पहुँच, मतलब 15 मिनट में पहुँच जाए। इसको आप अपना कारनामा समझते हो। और लाखों लोगों के घर में पानी नहीं है तो वो ठीक है, वो तो चूँकि लावारिस हैं। अजी व्यूअर, जैसा कि आपको हमने आज के शो में दिखाया कि कराची के अंदर जो बढ़ते
मसाइल के साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात के अंदर जो है वो बड़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर कराची के शहरी जो हैं वो अपनी जानों से हाथ खो बैठ रहे हैं। इसी तरह की एक मिसाल है दानियाल, जिसकी एज जो थी तकरीबन 30 से 32 साल उसकी उम्र थी और 9 महीने की उसकी बच्ची है छोटी सी, जो बाय बर्थ जो है वो नेचुरली उसके दिल में एक होल भी था। वो ऑफिस से, मार्केट से अपनी जॉब करके अपने घर को रवाना हो रहा था और टैंकर की जद में आके वो भी अपनी जान से हाथ खो बैठा। आइए चलते हैं उसकी फैमिली से पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि तमाम तर ये जो वाक़या पेश आया वो किस तरह आया। आइए चलते हैं। हमारे साथ जो है ना प्रॉपर तरीके से कोई ताउन नहीं हो रहा है। दानियाल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान। इनसे जानते हैं तमाम तर ये जो वाक़या पेश आया किस टाइम का ये वाक़या है, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो ये बताएं अपने भाई के हवाले से क्या उम्र थी उनकी और घर में फैमिली के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई की जो उम्र थी वो थी तकरीबन 32 साल और कबल उनकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उनकी 9 महीने की बेटी है। तकरीबन उनके दिल में सुराख है और वो इस घर को चलाने के लिए तकरीबन 2 जॉबें करते थे। शाम में जैसे सरीना आते थे तो सुबह में वो जाते थे जॉब के ऊपर। जब वो जॉब से जब वापसी आ रहे थे तो वापसी आते वक्त जो है ना उसको वाटर टैंकर ने हिट किया है। कहाँ, कौन सा स्पॉट था जहाँ पे वाटर टैंक? कुआरी कॉलोनी नाम है उसका। रईस पार्किंग के साथ उसका नाम लगता है उसका। उस जगह पे उसको हिट किया, नया नाजमात के बिल्कुल बैक साइड पर। सही। तो ये बताएं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर हम बात कर लें पुलिस की, तो क्या उन्होंने आपके साथ आपको फैसिलिटेट किया? ये अभी फ़िलहाल तो मुलजिम तो है, गिरफ्त कस्टडी में तो आ गया, मगर फिर भी ये हमारे साथ जो है ना प्रॉपर तरीके से कोई ताउन नहीं हो रहा है जो हमारे साथ ताउन होना चाहिए। हमें बस ये है कि जैसे बस आश्रय दे रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो बस अपनी, अगर मैं जो भाग दौड़ कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ बस चाह रहा हूँ कि मेरी जो 9 महीने की भतीजी है उसके लिए कुछ ना कुछ तो मतलब उसके लिए तो कुछ ना कुछ आसरा बने। वो तो मार के निकल गए मेरे भाई को, मगर वो बच्ची को लावारिस कर गए। उसकी वाइफ जो बेचारी अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी, अच्छी ज़िंदगी शुरू हुई थी, उसको वो ख़त्म करके चले गए। उनको तो मतलब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, कुछ भी उनको मतलब उनके दिल में कोई खुदा का खौफ नहीं है। वो निकल गए, वो ये समझिए कि बस लावारिस हैं, हम लावारिस हैं और लावारिस करके हमें छोड़ के चले गए। जैसा कि आपने कहा कि आपके भाई को हिट किया था और वो ड्राइवर उस टाइम मौके से फ़रार हो गया था, बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, तो अभी पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? FIR दर्ज हो गई है? जी बिल्कुल, कस्टडी में ले लिया है, FIR भी दर्ज हो गई, कस्टडी में ले लिया है। मगर जो मेन जिसने मारा था, हिट किया था, उसको तो खैर उन्होंने छोड़ दिया बगैर किसी उसके के मतलब कि उसने कोई हिट नहीं किया। बकायदा तौर पे आप फुटेज पे देखिए, उसने मेरे भाई को हिट किया है और पीछे वाला जो टैंकर आया वो उसके ऊपर चढ़ा है। जो जिसने हिट किया तो उसको तो उन्होंने मतलब छोड़ दिया। अब वो अभी हम खुद अभी रास्ते में आए तो मैं खुद उसको रोड पे चलते हुए देखा है, मतलब उसकी गिरफ्तारी उन्होंने नहीं करी जो मेन उसको करनी चाहिए थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा फुटेज में ट्रक चला रहा था उसको पुलिस ने छोड़ दिया है? तो ग्रीन कलर का जो ट्रक था फुटेज में जो है उसको उन्होंने छोड़ दिया है, मतलब उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। सही। अच्छा ये बताइए कि आपका छोटा भाई था, तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं कि किस तरह का बचपन आप लोगों का साथ गुजरा उसके साथ, और क्या तालीम उसने हासिल की थी, और फैमिली के हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह से मार्केट वाले उसकी खुद मिसाल देंगे। वो मतलब कि बहुत सीधा साधा था, मतलब ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में, मतलब हम भाई खुद जो है मतलब जिस टाइप के हैं उस टाइप का वो नहीं था। सीधा साधा बच्चा था बेचारा, वो बस इसी टेंशनों में रहता था कि मेरी बेटी का कुछ ना कुछ हो जाए। वो उसके लिए ख्वार होता था। कल ही उसका अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में उसकी बेटी का, बट वो उसका बाप नहीं है, उसका कोई जानने वाला नहीं है बस। मगर ये कि बस सबसे बड़ा तो खैर अल्लाह है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई मदद करे, कोई असबाब बनाए तो कुछ हो जाएगा, वरना इंसान से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है। हमें सारी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से है बस, वरना
तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि ये उनके बड़े भाई हैं ज़ीशान। हमारे साथ यहाँ पे जो है जिस मार्केट में वो काम करता था, यहाँ पे हमारे साथ यूनियन के लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो लड़का यहाँ जॉब करता था उसकी क्या नेचर थी, कितने टाइम से वो यहाँ जॉब कर रहा था, क्या एक्टिविटीज़ थी उसकी। तो हमारे साथ यहाँ पे फलक भाई मौजूद हैं। साहब, ये बताइए कि कितना टाइम हो गया था उसको यहाँ जॉब करते हुए, और किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर आपने उसको पाया यहाँ? जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने हौसला अफजाई दी हमें, हमारी यूनियन को, हमारे इस भाई को। और वो तकरीबन 10 से 12 साल हो गए थे उसको सरीना में जॉब करते हुए। बहुत अच्छा लड़का था, सीधा साधा, ना किसी नशे में था और ना जो है उसकी कोई ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ थी। 30-32 साल एज थी उसकी, माशाल्लाह। वो डबल जॉब कर रहा था, सुबह में जो है किसी फैक्ट्री में होता था, शाम में फिर सरीना आता था वो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का था बाय नेचर। तो भाई ये कि वो नागहानी मौत उस पर आ गई है कि टैंकर वाले, जैसे आपको पता है कि कराची में तकरीबन 40 दिन में 102 अफराद चले गए हैं। तो इनको कोई लगाम डालने वाला है नहीं असल में। ये हमारी सरीना मोबाइल मार्केट का दूसरा लड़का है। एक 29 तारीख को हुआ है पिछले महीने की, और एक ये जो है वो 3 दिन पहले हुआ था। ये बताइए कि आप, क्योंकि आपका ताल्लुक़ है यहाँ यूनियन से मार्केट की, तो ये ज़रा दानियाल के हवाले से बताइए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ थी। काम के हवाले से बताएं, किस टाइम पे आता था, क्या काम दिल लगा के करता था, और मार्केट में लोगों के साथ उसका कैसा रवैया था? अच्छे आदत अखलाक का मालिक था माशाल्लाह। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था मार्केट में, और किसी किस्म की आज तक हमने तो उसकी कंप्लेन नहीं सुनी। अपना काम से काम रखने वाला था। सुबह एक जॉब करता था, उसके बाद 12-1 बजे 2 बजे बेचारा यहाँ आता था। अपने घर का वाहिद कफील था। उससे मेरी नज़र में तो उसका घर बर्बाद हो गया है इस सानिए के बाद से। उसके घर को कौन देखेगा? उसकी बच्ची है, 2 साल पहले उसकी शादी हुई है, 8 से 10 महीने की एक बच्ची है, और जो पहली एक मर्ज़ में मुब्तला है बच्ची, उसके दिल में सुराख है। वो 2-2 जॉबें करके, 2-2 काम करके बेचारा अपने घर को चलाता था। पर इस शहर के हालात व वाक़यात आपके सामने एक दर एक वाक़यात पे वाक़यात। हमारी नज़र में तो कोई हुकाम बाला से हमारी यही अपील है कि खुदारा इस चीज़ को कंट्रोल करा जाए और रोका जाए, वरना इस तरह शहर उजड़ता रहेगा। इसका कोई पुरसान हाल हमें अब तक तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि इस चीज़ को रोका जाए। तो हमारी हुकाम बाला से ये अपील है, गवर्नर साहब से, CM सिंध साहब से, कि CM साहब, गवर्नर साहब इस चीज़ को खुदारा देखें, वरना इस तरह घरों के चश्मो चिराग और घर बर्बाद होते जाएंगे, लोगों के कफील अपने घर से बर्बाद होते जाएंगे। तो इन घरों को कौन देखेगा? इनका कौन पुरसान हाल रहेगा? तो थोड़ा सा आप बताइए कि वो उसकी किस किस्म की एक्टिविटीज़ थी, और काम के हवाले से उसको आपने कैसा पाया? सर, जैसे कि भाई ने बताया कि उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। ना तो किसी से कुछ लेना है, ना तो किसी को कुछ देना है। अपना काम ईमानदारी से करना, और जो है किसी से खामखा नहीं उलझना, कि काम जो है बस अपने काम से काम करना, बस यही बात थी। सही। तो ये बताएं, जैसा कि हमने देखा है कि गुज़श्ता माह 104 लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ खो बैठे हैं 40 दिन के अंदर। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या अपील करेंगे कि क्या हुकूमत को कोई एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से जो है अब कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि अब दफ़ा 144 जो है ये हैवी डंपर्स के ऊपर नाफिज की जाएगी। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है इनको शहर में एंटर होने दिया जाएगा। ये इस तरह की पाबंदियाँ हमने माजी में भी देखी थी कि लगती रहती थी, लेकिन दिन दिहाड़े टैंकर अभी भी घूम रहे हैं, डंपर्स अभी भी घूम रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे? बस सर यही है कि जो ये पाबंदियाँ इन्होंने लगाई हैं, ये पाबंदी लगी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मसला ये होता है कि ये टैंकर वगैरह भी जो चल रहे होते हैं, ये बोलते हैं कि हम लोग सरकारी काम की वजह से बाहर निकले हुए, तो इस वजह से इनको घूमने की इजाज़त दी जाती है शहर में। बस यही है। सही। तो व्यूअर्स, अभी चलते हैं, और हमें पता चला है कि इसी मार्केट के अंदर 10 से 15 दिन कबल जो है एक और आदमी जो यहाँ पे जॉब करता था, वो भी रात में अपने काम से घर जा रहा था, और उसका भी डंपर के नीचे आके उसका एक्सीडेंट हुआ, जो कि वो अपनी जान से हाथ खो बैठा। उसकी भी फैमिली से चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ जो है एक और विक्टिम के भाई जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आसिफ यासीन, जिनका
तकरीबन 10 से 15 दिन कबल जो है उनका भी तकरीबन सेम ही सिनेरियो था कि वो रात में जॉब से अपने घर जा रहे थे और डंपर की जद में आके उनको भी अपनी जान से हाथ खोना बैठा। इनसे जानते हैं कि ये बताइएगा सर कि थोड़ा सा यासीन साहब के हवाले से कि क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, फैमिली के हवाले से बताएं, क्या वो मैरिड थे, अगर मैरिड थे तो क्या उनकी कोई औलाद भी है? सर हम 3 भाई हैं, वो हमारे सबसे छोटे भाई थे और मैरिड थे और सफ़ेद पोश आदमी थे और 3 बच्चों को अपने पाल रहे थे बिना किसी से मांगे, बिना किसी पे बोझ बने और बहुत अच्छी तरबियत कर रहे थे। नेक नमाजी थे, अपने काम से काम रखते थे, लोगों के काम आते थे। एक अच्छा इंसान था जिसका बहुत बड़ा लॉस है। वैसे ही अच्छे इंसान इस वक्त दुनिया में बहुत कमी है अच्छे इंसानों की। सुबह जॉब पे जाते थे, सदर में जॉब करते थे, वापसी आ रहे थे लियाकताबाद सुपर मार्केट पे उनके साथ ही हादसा हुआ। अच्छे आदमी थे। ऐसे जिस तरह से मारा जा रहा है अच्छे लोगों को, ये बहुत गलत है क्योंकि ये जो रोड पे मर रहे हैं ये कोई क्रिमिनल या कोई ऐसे लोग नहीं हैं, ये अच्छे लोग हैं जो अपने काम धंधों पे जा रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं और आते जाते इनके साथ ही हादसा हो जा रहे हैं और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सुन के कुछ हो रहा है ना, पता नहीं क्यों यहाँ हुकूमत को यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये बड़ी हैरत की बात है। सही। अच्छा ये भी बताइए कि जब ये हादसा पेश आया उनके साथ तो पुलिस ने आप लोगों के साथ कोई ताउन किया? सर पुलिस ताउन क्या, वो बस अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना रहे हैं। अब कल जो है वो कोर्ट से बुलाया भी है, अब वहाँ भी जाएंगे, अब देखेंगे कि क्या होता है, वहाँ जाके पता चलेगा। बाकी सर ये आप लोग जानते हैं, सबको ही पता है कि ये बहुत बड़ा एक माफिया है, इनसे लड़ना कोई आम आदमी का काम नहीं है। थोड़े टाइम पहले भी इन पे पाबंदी लगाई गई थी तो इन्होंने इनके जो सदर हैं जो इनकी वेलफेयर के, तो उन्होंने इजाज़त ले ली थी। उन्होंने कहा था कि हम जो है ना पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। तो सर किसी का बच्चा चला जाता है और ये लोग बैठ के सामने से अगर ऐसी बात करते हैं तो हमारा दिल और दुखता है। ये बहुत हमारे लिए गहरे अफसोस की बात है। हमारी डंपर एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका दूसरी जानिब उनका ये कहना है कि ज़्यादातर देखने में ये आता है कि बाइक वालों की भी गलती होती है। वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि जिस तरह कराची के शहरियों को सड़कों के ऊपर कुचला जा रहा है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से कि क्या इनको अब दिन के टाइम पे अलाउ किया जाए इनको? नहीं सर, दिन के टाइम तो अलाउ नहीं होना चाहिए। और वैसे जिस तरह का हमारा शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो यहाँ पर इतनी हैवी ट्रैफिक के लिए तो अलग रूट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक वफाक ने एक मंसूबा बनाया, आपने देखा होगा, ग्रीन बस, उस बड़ी व्हीकल है ना, उसके लिए एक अलग रूट बनाया है। इसी तरह ये बड़े व्हीकल्स के लिए एक अलग रोड बनता है। नॉर्मल पब्लिक भी उसी रोड पे चल रही है और इतनी बड़ी व्हीकल्स भी उस रोड पे चल रही है। ट्रक का टायर, डंपर का टायर इतना बड़ा होता है, वो किसी इंसान पे चढ़ जाए तो वो क्या हाल होता होगा, आप खुद देखें। वो इस रोड पे चलना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। और अगर चले तो उसकी एक टाइमिंग होनी चाहिए, लेकिन वो टाइम को खैर यहाँ कोई देखता नहीं है सर, हम पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल, हमारी कराची के शहरियों से जब बात होती है तो उनका ये कहना है कि पुलिस भी जो है इस मामले में सीरियस नज़र नहीं आती है। अगर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है तो ये काम कानून नाफिज करने वाले इदारों का है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे। तो क्या आपको लगता है कि कहीं हमारी पुलिस की जानिब से भी कुछ डाउनफॉल नज़र आता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इतने सीरियस नज़र नहीं आते? सर पहले तो इस चीज़ को इतना गहराई से फील नहीं किया था कभी, जब अपना भाई गया तो फील किया और सारी चीज़ों को देखा। तो सर ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी हमारे मामला ठीक नहीं है ना, हमारे अमाल ठीक नहीं है। तो चाहे वो पुलिस को बोले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हम बोले हैं, चाहे वो डीसी लेवल पे हम बोले हैं, तो किसी भी लेवल पे ठीक नहीं है। कोई भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, कोई भी इदारा इस वक्त नहीं कर रहा है। हम कुछ अरसे से ये देख रहे हैं। तो जब भी ये लाकानूनियत बढ़ती जा रही है और डंपर वाला मारते हुए नहीं सोच रहा। कल रात की एक वीडियो अगर आपके नज़र से गुजरी हो, नाजमाबाद पे जो हुआ, तो वहाँ लोग उसको खड़े होकर उतार रहे थे, जिस गाड़ी को उसने मारा था उसने बदमाशी दिखाई और ऐसे रिवर्स लिए और भगा दी, लोगों को हटना पड़ गया उसके आगे से। तो एक बदमाशी का दौर आ गया है सर दोबारा से। सही।
तो क्या अब अपील करेंगे आप हुकूमत से, क्योंकि अब हुकूमत ने जो है कहा यह जा रहा है कि दफ़ा 144 लगाने भी जा रहे हैं कि दिन के औकात में अगर हैवी ट्रैफिक जो है सड़कों पे नज़र आएगा तो उसके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इतनी कीमती जानें जो हैं वो अब हमारे साथ वो लोग नहीं रहे हैं और हुकूमत को अब जाके होश आ रहा है कि इसके ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंट कराया जाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर पहली बात तो आपको ये आपने कहा होश आ रहा है, तो होश आ रहा है, होश अभी तक आया नहीं है। 2025 को शुरू हुए, आज 43 डेज़ हुए हैं और 100 से ऊपर जो है वो लोग यहाँ से चले गए। खाली एक इस शहर की बात हो रही है और वो सिर्फ हादसात में, डंपर और ट्रक के हादसात में जो है वो 100 से ऊपर लोग चले गए। अभी भी होश आ रहा है, आया नहीं है। मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोगों के घर का कोई बंदा यहाँ बाइक पे नहीं घूमता, इसलिए आप लोग ये समझ नहीं सकते। लेकिन आप आएँ हमारे पास, हम आपको बताते हैं कितना गहरा, कितना बड़ा ये सदमा है, कितना बड़ा ये सान्या होता है जब किसी घर का जवान चले जाता है। एक कफील चला गया हमारा भाई, उसके 3 बच्चे, उसकी जवान बेवा, आज बताएं कैसे गुजारा करेंगे। ये किराए के घर में वो रहता था, वो अपनी जॉब करके अपने बच्चों को पाल रहा था तरीके से। आज अब कौन करेगा उनका, आप बताएं कितने दिन तक करेंगे लोग। आज का दौर आप देखते हैं कितना नफ्सा नफसी का दौर है। तो ऐसे में भी अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी इन लोगों का, अगर लोग ऐसे मरेंगे तो क्या होगा, मुझे बताएं मुल्क का हाल। कैसे लोग इस यहाँ पर रहेंगे। मतलब जंगल का भी कोई कानून होता है सर, यहाँ कोई कानून नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, बस उसी के लिए कानून है। बाकी अगला विक्टिम बेचारा देखता रह जाता है कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं माजरत के साथ कहूँगा एक बात, मेरा भाई गया, मैंने जब कानून जाके थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद में मालूमात दी तो मुझे कानून में ये पता चला कि इसकी कोई सज़ा ही नहीं है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि मैं गलत मुल्क में पैदा हो गया। शायद मैं कहीं और होता तो मुझे ये सुनने को नहीं मिलता कि जिसका भाई चला जाए उसको ये सुनने को मिले कि कानून में इसकी कोई सज़ा ही नहीं है। आप खून बहा दें और बोलें कि मौत बरहक है, और फिर बोल दें गाड़ी के ब्रेक फेल थे, तो फिर एक काम करें, सारी गाड़ियों के ब्रेक फेल कर दें और लोगों को मारते रहें और कहते रहें कि मौत बरहक है। तो व्यूअर्स, आज के शो में हमने आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाया। हमने आपको दिखाया कि कराची शहर के अंदर ये धन धनाते डंपर्स और ये हैवी ट्रैफिक जो कराची के शहरियों की रोज़ाना की बुनियादों पर जो है वो जान का ख़तरा बना हुआ है, और किस तरह कराची के शहरी जो हैं अब सड़कों पे भी महफूज नहीं है। दूसरी जानिब जब हमारी विक्टिम्स की फैमिली से बात होती है तो उनके अंदर बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका ये कहना है कि शहर के अंदर लाकानूनियत है, कोई रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता। उनका ये भी कहना है कि जंगल के अंदर भी एक कानून होता है लेकिन शहर कराची को ओन करने वाला कोई नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब अब हम ये देख रहे हैं कि 40 दिनों के अंदर जब 104 कराची के सिटीजन्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं तो अब सिंध हुकूमत के ऑफिशल्स को जो है वो होश आ रहा है और अब जो है वो कुछ SOPs बनाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी शहर कराची के अंदर जो है दोपहर के औकात के अंदर, शाम के औकात के अंदर ये डंपर्स, हैवी ट्रैफिक अभी भी शहर कराची के अंदर बड़े आसानी मूव हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन SOPs के ऊपर फिल फॉर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए ताकि जो शहर कराची की आवाम है वो बाआसानी शहर कराची के अंदर ट्रैवल कर सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर शो। अल्लाह हाफ़िज़।